क्वेश्चन 48 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म स्टूडेंट सम्मिलित नहीं है? ये देखिए नई वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ धौलावीरा, R.S. बिष्ट ने, लोथल V.K. थापर ने, ठीक है, हड़प्पा दयाराम साहनी, ठीक है, सुरकोदरा J.P. जोशी। ठीक है, अगर हम बात करें लोथल की, तो लोथल का जो उत्खनन किया था वो किसने किया था? S.R. राव ने, S.R. राव ने। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो बी है स्टूडेंट, लोथल का थापर नहीं है, V.K. थापर नहीं है, बल्कि क्या है? S.R. राव। ठीक है ना, एक बार इसको हम समझ लेते हैं दोबारा से। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है। देखिए अगर हम बात करें हड़प्पा के उत्खनन की, किसकी स्टूडेंट? हड़प्पा की बात करें तो उसका जो उत्खनन किया था किसने किया था? दयाराम साहनी। किसने स्टूडेंट? दयाराम साहनी ने किया था स्टूडेंट। ठीक है ना, दयाराम साहनी ने। अगर हम बात करें हड़प्पा के अलावा धौलावीरा, क्या स्टूडेंट? धौलावीरा। धौलावीरा की अगर बात करें तो इसका जो उत्खनन किया था किसने किया था? R.S. बिष्ट। तो हम इसको खाली बिष्ट लिख देंगे, R.S. बिष्ट। ठीक है, धौलावीरा के बाद में क्या है? सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा की अगर हम बात करें तो किसने इसका उत्खनन किया था? J.P. जोशी। किसने स्टूडेंट? J.P. जोशी ने। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोथल की बात करें, जो कि हमारा आंसर पूछा गया इसमें लोथल की पूछा गया था, तो इसका जो उत्खनन करता है वो कौन है? लोथल की बात करें हम, लोथल, तो इसका राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? इसका S.R. राव। S.R. राव इसका क्या है? सही सम्मिलित S.R. राव है, ना कि थापर। ओके स्टूडेंट, आगे समझेंगे क्वेश्चन आगे नेक्स्ट को। क्वेश्चन में 49 है कि हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने हुए थे? ऑप्शन देखेंगे, पहले क्या है? पहला ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट पत्थर। क्या स्टूडेंट? पहला क्या है? पत्थर। दूसरा क्या है स्टूडेंट? चीनी मिट्टी। तीसरा क्या है? मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन या फिर ताम्र। ठीक है, तो यहाँ पे हड़प्पा के पूछेंगे, हमने हड़प्पा को पढ़ा ही, हड़प्पा को क्या क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, संदर्भ सभ्यता बोलते हैं और सिंधु सभ्यता बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसके जो बर्तन की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट सी है, यानी कि मिट्टी के अच्छी तरह पकाए हुए चित्रांकित, यानी भी फिर चित्र बने हुए थे वो बर्तन किसके थे स्टूडेंट? हड़प्पा के। ठीक है, आगे हम स्टूडेंट हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो क्या था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हमने पढ़ा था। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो है ना पक्की ईंट का यूज़ हुआ है। हमने पढ़ा था ना पक्की ईंट का यूज़ हुआ, तो पक्की ईंट का जो यूज़ हुआ है नाली में हुआ है, किस में हुआ? और स्नानागार में हुआ है, और जो जलीय कुंड जो है, जलीय कुंड या फिर कुआं है उसमें हुआ है। ठीक है ना, और अगर हम बात करें कालीबंगा, क्या स्टूडेंट? कालीबंगा की, तो वहाँ पर कच्ची ईंटों का यूज़ हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 50 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 50 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि परावर्ती, क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? कह रहे हैं कि परावर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्री, कौन सामग्री? पुरा सामग्री के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। क्या स्टूडेंट? परावर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र मतलब क्या होते हैं? बर्तन, परंपरा के अवशेष मिले हैं। तो स्टूडेंट कहाँ मिले हैं? पहले लिखा रोपड़। रोपड़ कहाँ स्टूडेंट? रोपड़ कहाँ स्टूडेंट? पंजाब में। रोपड़ कहाँ? पंजाब में। ठीक है, पंजाब में। अगर हम बात कर ले बनावली की, तो बनावली कहाँ है? बनावली स्टूडेंट हरियाणा के फतेहाबाद। हरियाणा के फतेहाबाद, जहाँ पे सरस्वती जो नदी है स्टूडेंट, वहाँ पर है ये बनावली। ठीक है, अब पूछ रहे इसमें, फिर बी में लिखा हुआ भगवानपुरा, फिर डी में लिखा है दौलतपुर। डी में क्या स्टूडेंट? डी में है दौलतपुर। दौलतपुर। ठीक है, दौलतपुर।
ठीक है स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट क्या है, राइट आंसर इसका भगवानपुरा। राइट आंसर इसका क्या है, बी। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में कहा है परावर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर बर्तन जो हैं, धूसर पात्र जो हैं, उनके परंपरा के जो अवशेष मिले हैं वो किस से रिलेटेड है। पहले लिखा रोपड़ से, भगवानपुरा से, बनावली से और दौलतपुर से। राइट आंसर है बी दौलतपुर, सॉरी भगवानपुर है, भगवानपुर। तो ऑप्शन बताया था मैंने अभी आपको, ठीक है। भगवानपुर इसका क्या स्टूडेंट, राइट आंसर है भगवानपुर, ठीक है। भगवानपुर क्या इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब एक बार हम इसके एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि भारत स्थित पंजाब, ठीक है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर कई ऐसी परवर्ती हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुई है। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में परावर्ती हड़प्पा स्थलों में जो चित्रित हड़प्पाई मृद भांड में बर्तन जो यूज़ में होते हैं, खाने के बर्तन जिसके अंदर खाना रखा के खाया जाता है, उनमें आकृतियाँ अपेक्षाकृत सरल थी। आकृतियाँ कैसी सरल थी। हालांकि कुछ नए पात्र जो थे वो भी मिले थे, नए तरह के बर्तन मिले थे। कुछ उत्तर हड़प्पा पात्र थे, कुछ कैसे थे, उत्तर हड़प्पा मिले पात्र जो थे भगवानपुरा से चित्रित धूसर मृदभांड अर्थात प्रोटेग्रेवेयर अवशेषों में सम्मिलित पाए गए, ठीक है। यानी कि धूसर मृदभांड है, उसका जो दूसरा नाम है वो क्या नाम है, वो नाम है पेटेंट ग्रेवेयर। पेटेंट ग्रेवेयर जो है किसका नाम है, धूसर मृदभांड का, जो चित्रित धूसर है, चित्रित धूसर मृदभांड जो है स्टूडेंट, उनको क्या कहा गया है। देखिए एक बार मैं कलर कर देती हूँ आपको। जो चित्रित और धूसर जो मृदभांड है, जो बर्तन है स्टूडेंट, उनको कहा गया पेटेंट ग्रेवेयर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे स्टूडेंट हम। इसमें एक चीज़ और फैक्ट समझ लेंगे कि आलमगीरपुर मैंने पढ़ा था मेरठ मंडल के अंदर है, ठीक है ना। और ये सिंधु घाटी की सभ्यता का पश्चिमी एरिया है, ठीक है। तो लिखा आलमगीर में उत्तर हड़प्पाई लोग संबत कपास उगाते थे। आलमगीरपुर में उत्तर हड़प्पाई लोग संबत कपास भी उपजाते थे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे स्टूडेंट। इसमें भी हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। क्या करना है स्टूडेंट, सुमेलित करना है। देखिए हम इसको क्या समझेंगे। इसमें क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है सुमेलित करने के लिए। देखिए इसको, गार्डन विदेशी आक्रमण, ऑरेल स्टेन जलवायुगत परिवर्तन, डेलेस भौगोलिक घटना, वी एन मिश्र भूगर्भीय स्थलीय परिवर्तन, ठीक है ना। तो इसके अंदर पूछा है कौन सुमेलित है, कौन सा जो है सही सुमेलित है। तो इसमें जो है लिखा हुआ है इसका राइट आंसर डी इसका राइट आंसर है। कैसे राइट आंसर है, जो बच्चों स्टूडेंट इसमें तो ABCD नहीं लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि जो ये लिखा हुआ बिल्कुल सामने जो है वो ठीक है बिल्कुल, यानी इसका डी आंसर क्या है, ठीक है एकदम, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे। तो किस देवता की पूजा करते थे स्टूडेंट, पशुपति की, कृष्ण की, वरुण की या फिर विष्णु की। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर पशुपति। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो क्या करते, पशुपति की पूजा किया करते थे, ठीक है स्टूडेंट। आगे हम समझेंगे इसके फैक्ट को। सैंधव सभ्यता में माता देवी की पूजा होती थी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ थी वो नारी की मृग मूर्तियाँ प्राप्त हुई। सैंधव सभ्यता में पूजा प्रचलित थी, ठीक है। आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है, समझेंगे इसके फैक्ट को। एक का छोटा कर लेती हूँ। देखिए क्या कहा है इसमें,
हड़प्पा से प्राप्त आयतकार मोहर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाई दिया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर दिखाई दी, इसमें त्रिमुखी पुरुष बना हुआ है, मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ था, जो एक सिंहासन में बैठा हुआ योग मुद्रा में, ठीक है ना। उसके दाहिनी तरफ एक हाथी है और एक बाघ है और एक गैंडा और एक भैंसा। इसका क्रम पूछा गया था, मैंने याद करवाया था, ट्रिक से याद करवाया था कि पावरफुल कौन है, मैंने ट्रिक वाइज यूज़ करवाया, आपको लर्न करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीज़ें वो बताएगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको काफ़ी बार रिवाइज करवाऊंगी, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे ही मतलब आपको लर्न करवा के चलूँगी, ठीक है। क्वेश्चन 53 में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पूजा करते थे, ऑप्शन देखेंगे स्टूडेंट। पहला जो ऑप्शन है स्टूडेंट पशुपति। यही क्वेश्चन को पहले ऊपर कर देती मैं। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? अभी हमने पढ़ा था पशुपति। क्या पढ़ा हमने स्टूडेंट? पशुपति पढ़ा। उसके बाद में ऑप्शन में दिया हुआ है बी में इंद्र दिया हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें सी की, तो सी में जो आंसर स्टूडेंट वो है ब्रहा। क्या स्टूडेंट? ब्रहा। और डी में स्टूडेंट जो आंसर है वो है विष्णु। क्या है? विष्णु। तो अभी हम आपको अगर बताएं तो हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने क्या पढ़ा था? पशुपति, ठीक है। तो पशुपति इसका क्या है? राइट आंसर। बाकी इंद्र, ब्रहा और विष्णु इसके आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे स्वास्तिक प्रतीक। क्या स्टूडेंट? यह पूछा हुआ है स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में? स्वास्तिक प्रतीक पता कैसे बनता है? स्वास्तिक प्रतीक कैसे बनता है? हाँ ऐसे ही, ऐसे करके शायद ये स्वास्तिक प्रतीक, कोई बिंदु लगाते कोई नहीं लगाते, ये स्वास्तिक प्रतीक होता है। तो कह रहा है कि स्वास्तिक प्रतीक का उदय जो हुआ था वो किस काल में हुआ था? तो ये सिंधु काल में हुआ था, या फिर वैदिक काल में हुआ था, या फिर संगम काल में हुआ था, या यूपी में से कोई नहीं। तो देखिए ज़रूरी नहीं कि सिंधु काल भी हो जाए, इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता भी आ सकता है, हड़प्पा काल भी आ सकता है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होता। इसका राइट आंसर स्टूडेंट है वो सिंधु काल, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर हड़प्पा सभ्यता। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला था? सिंधु काल से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरें और चित्रकारियों और मृदु भांडों पर स्वास्तिक के जो स्वास्तिक चिन्ह था उसके प्रमाण मिले हैं। यह हिंदुओं, जैन और बौद्धों में समान रूप से पवित्र प्रतीक माना जाता है, जो कि सूर्य की पूजा संबंधित है। जो स्वास्तिक चिन्ह स्टूडेंट किससे संबंधित है? सूर्य की पूजा से, ठीक है। नेक्स्ट पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? हड़प्पा से, उत्तर वैदिक से, मौर्य से, या फिर शुंग कुषाण से। तो हड़प्पा काल से माना जाता है। यदि हड़प्पा की जगह अगर सिंधु भी आ जाएगा तब भी आप इसको सिंधु ही करेंगे, ये भी राइट आंसर होगा। सिंधु के अलावा सिंधु घाटी भी आ जाएगा तब भी आपका आंसर यही रहेगा, और हड़प्पा आ जाएगा तब भी आपका आंसर क्या होगा? हड़प्पा रहेगा। आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो शैव धर्म का प्रारंभ जो हुआ था किस काल से माना गया? सिंधु सभ्यता या हड़प्पा से, ठीक है। इसके आगे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। शिव से संबंध धर्म को शैव कहा गया है। जो लोग शिव की पूजा करते थे वो क्या कहलाए? शैव कहलाए। शिव तथा उनसे संबंधित धर्म को प्राचीनता प्रागैतिहासिक युग कहा गया। जो लोग शिव की पूजा करते थे, ठीक है ना, वो जिस धर्म से रिलेटेड थे उनको कहा गया प्रागैतिहासिक युग, ठीक है। सैंधव सभ्यता की खुदाई में मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर पदासन में विराजमान एक योगी का चित्र मिला है। उनके जो सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण, त्रिशूल किस पर होता है? शिव के सिर पर होता है, तथा 3 मुख हैं इनके। जॉन मार्शल ने इसे देवता की पहचान कहा है। और ऐतिहासिक काल के जो शिव थे उनको स्थापित किया। अनेक स्रोत से कई ऐसे शिवलिंग भी प्राप्त हुए जिससे पता चलता है कि वो लोग जो है ना किसकी पूजा करते थे? शिव की पूजा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 56 में देखेंगे कौन सी धातु सिंधु भाषियों को ज्ञात नहीं थी। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि वो लोग सोना चांदी सब लेकर के आया करते, किन किन स्थानों से लेकर आया करते। मैंने आपको ये पढ़ाया था, मैंने क्या कहा था कि लोहा जो है वो वैदिक काल जो है ना तब जाके उनकी खोज होगी, ठीक है। वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट लोहा को नहीं जानते थे, सोना चांदी तांबा सब जाना करते थे वो लोग, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन को दोबारा से एक बार हम पढ़ लेंगे। एक्सप्लेनेशन हम पहले भी इसकी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि सैंधव सभ्यता को कांस्य युगीन सैंधव जो सभ्यता वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। मैंने आपको बताया था कांसा जो है देखिए कांसा जो था स्टूडेंट किससे मिलकर बनता था? तांबा और टीन से मिलकर बनता था, बताया था मैंने आपको। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी
तो उस टाइम वो लोग तांबे को ही जानते थे, टीन को जानते, कांसे जानते, मगर लोहे को नहीं जानते। इसलिए उस टाइम की जो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो लिखा है ना कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये लोग तांबा, कांसा, सोना, चांदी आदि धातुओं से परिचित थे, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोहे का जो युग है स्टूडेंट देखिए लिखा हुआ उत्तर वैदिक काल, लगभग 1000 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल माना गया है। ठीक है, और देखिए नए क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। नए क्वेश्चन में समझेंगे 57 को, सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था। तो सिंधु घाटी के अगर हम किसकी बात करें, मुख्य भोज्य पदार्थ की, तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सिंधु घाटी के मुख्य भोज्य पदार्थ क्या लोग खाया करते थे। सबसे पहले लिखा हुआ गेहूँ और चावल, क्या लिखा हुआ है, गेहूँ और चावल। दूसरे में लिखा हुआ गेहूँ और जौ, बस गेहूँ, यहाँ पे चावल, यहाँ पे जौ, बस ये डिफरेंस हो गया हल्का सा। ठीक है, एक बार मैं हाईलाइटर ले लेती हूँ, हाईलाइटर ले लेती हूँ हल्का सा। देखिए गेहूँ और चावल रुक जाइए हल्का सा। देखिए गेहूँ और चावल लिखा हुआ है, गेहूँ और जौ लिखा हुआ है, चावल और जौ लिखा हुआ, फिर में से कोई नहीं। तो गेहूँ और जौ सिंधुवासियों के टाइम में सबसे ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, पहले ज़माने में अगर हम अपनी मम्मी पापा से बात करें तो हमारी मम्मी बताते हैं कि इस टाइम में, जैसे कि आज के 21वीं सदी की अगर बात करें तो आज के टाइम में गेहूँ ज़्यादा होता है, मक्का कम होती है। ठीक है, जो मोटे अनाज होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता है, मोटा अनाज होता है, जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, उसकी मात्रा ज़्यादा थी और वही लोग खाया करते थे। ठीक है ना, उस टाइम गेहूँ जो है जल्दी मिला भी नहीं करता था, तो ज़्यादातर जौ लोग खाया करते थे। तो गेहूँ और जौ जो है सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ है। ऐसे हम ट्रिक वाइज ये लर्न कर लेंगे। नए क्वेश्चन पे चलेंगे स्टूडेंट। देखिए नए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, नए क्वेश्चन में चलेंगे। नए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को समझ लेंगे हम लोग। देखिए लिखा हुआ कि बनावली से, देखिए स्टूडेंट क्या कह रहे हैं इसमें कह रहे हैं कि बनावली से अच्छी किस्म की जौ प्राप्त हुई। क्या स्टूडेंट, बनावली से, देखिए क्या करें यहाँ पर कि बनावली से अच्छी किस्म की जौ, और बनावली कहाँ पर स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था, बनावली कहाँ है, हरियाणा के फतेहाबाद में। ठीक है ना, और यहाँ पे सरस्वती जो नदी है वहाँ उसके संगम पर है बनावली। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिला था, यहाँ पर बना था हल मिला था, है ना, पक्की मिट्टी का बना हुआ हल मिला था। लोथल अगर बात करें, लोथल कहाँ पे, लोथल है स्टूडेंट गुजरात में, और ये एक बंदरगाह भी है। ठीक है, लोथल कहाँ पे स्टूडेंट, अहमदाबाद में स्थित है। तो लोथल से स्टूडेंट अगर हम बात करें, लोथल से क्या मिला था, आटा मिला था। ठीक है ना, आटा पीसने की चक्की के 2 पार्ट मिले थे, लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी के बर्तन मिले, तथा मोहरों पर क्या मिला, मिट्टी के बर्तन, मोहरों पर अनेक पेड़ पौधों का अंकन मिलता है। इसमें पीपल, खजूर, नींबू, केला आदि प्रमुख, यानी उस टाइम पर जो जो फल चला करते थे उनको क्या मिला, साक्ष्य मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 स्थायी उपहार दिए थे वो क्या थे। पहले देखिए गेहूँ और कपास की खेती, लिखा गणित और दशमलव प्रणाली, ताम्र और कांस्य से आंकलन प्रौद्योगिकी, तो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, सोखते, और ये बिल्कुल गलत है, और दशमलव प्रणाली बिल्कुल गलत। राइट आंसर हमारा कौन सा हुआ, गेहूँ और कपास की खेती। हमने पढ़ा था कि जो इनको क्या बोलते हैं, जो सैंधर्व सभ्यता के जो लोग थे, उन लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था, कपास करना। तो यूनानी जो लोग आए थे उन्होंने उनको सिंडन कहा था। उस जो सिंडन का मतलब क्या होता है, सिंधु होता है। तब से ये लोग क्या कहलाने लगे, जब से सिंधु कहलाने लगे। ठीक है, तो इसके आधार पर कहा गया सिंधु सभ्यता या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, और हड़प्पा नामक, अब कहेंगे आपकी हड़प्पा सभ्यता कैसे कहा गया, हड़प्पा नामक स्थान पर से जब खुदाई करी तो वहाँ पे कुछ साक्ष्य ऐसे मिले जिसके कारण उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ठीक है, तो देखिए एक बार हम इसको समझ लेंगे एक्सप्लेनेशन को। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों पर खुदाई में सूती वस्त्र भी मिले। ठीक है ना, और सबसे पहले 3000 ईसा पूर्व में यहाँ पर कपास की खेती होती है। मैंने बताया था आपको कपास की खेती होती है। ठीक है, जबकि मिस्र में इसकी खेती जो है ना 25 ईसा पूर्व में लगभग शुरू हो गई थी, और 3000 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता में 2500 में जो हुई थी वो मिस्र में हुई थी। गेहूँ यहाँ का एक प्रमुख खाद्यान्न, अभी हमने क्या पढ़ा था, गेहूँ और जौ पढ़ा था। यहाँ गेहूँ की जो है 2 प्रजातियाँ होकर थी, उसमें 2 प्रजातियाँ आपको नाम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपकी प्रजातियाँ थोड़ा याद करना है नाम को, ट्रीटिकम
कम्पेक्टम तथा स्फोरोकम। ठीक है, इनको आप थोड़ा सा क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। 2 किस्म थी गेहूं की प्रजातियों की, जिसकी पैदावार आज भी पंजाब में होती है। आज भी जो पंजाब का जो गेहूं होता है अपने आप में एकदम बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उस ज़माने की देन है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किसके समकालीन नहीं थी स्टूडेंट? तो लिखा हुआ है इस ऑप्शन मिस्र की, मेसोपोटामिया की, और फिर चीन की, या फिर क्रीट की। तो राइट आंसर क्या है, किसके समकालीन नहीं थी? तो चाइना के समकालीन नहीं थी। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्री सभ्यता, मेसोपोटामिक सभ्यता, ये क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। ये अपना में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ जाता है कि नगरीय सभ्यता थी या कैसी सभ्यता थी। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी ये। इस एक्सप्लेनेशन को हम समझ लेंगे एक बार। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया। एक्सप्लेनेशन में इसमें कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रीट सभ्यता की समकालीन थी, आसपास ही थी। ये सभ्यताएं क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। ठीक है ना, सिंधु घाटी का जो मिस्र का मेसोपोटामिया क्रीट सभ्यता से अत्यधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से बड़ी नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता वरन एकरूपता भी थी। सुमेरिया मतलब मेसोपोटामिया में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरे, चूल्हे मिले। मिस्र में मिले आभूषण, श्रृंगार प्रसाधन, सैंधव आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे हैं। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्रों के समान ही हैं। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरिया या फिर मेसोपोटामिया, मिस्र तथा क्रीट सभ्यताएं जो थी आपस में क्या थी, दूसरे से काफ़ी मैच थी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, सुमेरिया, जो सुमेरिया सभ्यता है, अगर सुमेरिया सभ्यता को दूसरा नाम क्या दिया इन्होंने, मेसोपोटामिया। क्या दिया स्टूडेंट? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है ना, तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। देखिए स्टूडेंट, हमारी कोशिश रहेगी इस बुक को अच्छे से पढ़ने का डीपली, और इस बुक को हम क्या करेंगे, कई बार रिवाइज़ करेंगे। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ इसको लर्न करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, इसको रिवाइज़ भी करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वही पूछते हैं हम जो है यूपी टीजीटी, पीजीटी और जेआरएफ और किसी सब चीज़ के लिए जो है डीएसएसबी, अगर हम कहें एसएसटी सोशलॉजी वगैरह के लिए, एसएसटी सोशल साइंस के लिए, तो हम कौन सी बुक प्रेफरेंस किया, कोई ऐसी बुक मिल जाए जिससे एग्जाम में हमारा सेम टू सेम उसमें से क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसी कोई सी बुक नहीं है जिसके लिए कहा जाए कि इसमें से एग्जाम पेपर आ जाए, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं कहाँ से मुझे, लेकिन हाँ आपको क्या है, सिलेबस का ध्यान रखना है। लेकिन जो घटना चक्र की बुक है स्टूडेंट, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बुक है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने एज इट देखी हूँ। मैंने 2 बार यूपी टीजीटी का दिया हुआ है एग्जाम, तो हम इसमें से तैयारी करेंगे। मैंने ज़्यादातर जो टॉपर्स रहे हैं, मैंने उनसे एक बात सुनी है, और मैंने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि यदि हम किसी एक बुक को अगर 3-4 बार भी रिवाइज़ कर लेते हैं, तो ये समझ लीजिए हम उस रिवीजन के साथ साथ अपनी कहीं ना कहीं पोस्ट को, अपनी जो हमारी जो एज अ टीचर हमें बनना है, तो वो हम अपनी सीट को क्या कर रहेंगे, रिज़र्व कर रहे हैं। ठीक है ना, अपनी सीट को पक्का कर रहे हैं। यदि हम किसी भी एक बुक को पढ़ के कई बार उसको मल्टीपल टाइम पढ़ लेंगे ना, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। तो हमें ऐसा ही करना है। ऐसा नहीं कि आज एक बुक पढ़ ली, किसी और ने बताई, कब जो दूसरी रेफरेंस किसी के बताई तो हमने वो पढ़ ली, तो हमें ऐसा नहीं करना। एक बुक को हमें क्या करना, मल्टीपल टाइम पढ़ना है, क्योंकि अगर हम मल्टीपल टाइम पढ़ लेंगे तो हमें एक वर्ड उसके जो है ना पता चल जाएंगे। जब हम एक वर्ड पता चलेंगे तो एग्जामिनर क्या होता है, उन्हीं पॉइंट को लेकर के क्वेश्चन बनाता है, उन्हीं में से आपको पूछता है। ठीक है ना, तो हमारी कोशिश रहेगी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपको वैदिक काल के साथ। ठीक है ना, अब हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, और बीच में हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर भी हम बीच में सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखते रहिए इन वीडियो को, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, सपोर्ट मी प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।